So friends, today we are going to study about the case CIT West Bengal versus Biman Bihari Shaw. In this case, I will just read out the facts first and then later we will go into the issue and then into the decisions. In this case, the premises in question was dedicated to two deities. मैं पहले इसको रीड आउट कर देती हूँ, फिर मैं इसका बैकग्राउंड अच्छे से आपको बता दूंगी. The will in respect of the property laid down that nobody save and except the Brahmin performing the worship of the deity and the servants shall ever be competent to reside in the property. तो फ्रेंड्स क्या था यहाँ पर जो है एक पर्सन था बिमन बिहारी शॉ करके, उनकी दो प्रमाइसेस थी. ठीक है, दो घर थे उनके, दो लैंड थे, उस पे उन्होंने दो मंदिर बना दिए थे. एक मंदिर में तो दे आर जस्ट दोनों मंदिरों में दे यूज टू वर्शिप, और उसके रिगार्डिंग उन्होंने एक विल बनाई थी. विल के अंदर उन्होंने ये लिखा था कि इन दोनों जो है मेरी प्रॉपर्टीज हैं, जो ये दोनों हैं, ये दोनों मंदिर हैं. इट्स अ काइंड ऑफ टेम्पल एंड इसमें ये ना तो किसी रेंट पे दी जा सकती है, ना कोई इसमें रह सकता है. और बस इसके अंदर जो उस डाइटी मतलब भगवान की पूजा करेंगे वो ब्राह्मण उसमें या सर्वेंट उसमें रह सकते हैं. तो ये उन्होंने विल में अपनी दे पुट देयर इंटेंशन इन द विल. तो उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, द इनकम टैक्स ऑफिसर कंप्यूटेड द बोनाफाइड एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज एट द अमाउंट विच आर लाइकली टू फेच इफ लेट आउट इन द ओपन मार्केट. The assessees objected to the assessment on the ground that they have not let out the property and no income occurred therefrom. तो इनकम टैक्स ऑफिसर क्या करता है, वो एक बोनाफाइड एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करता है जो कि उस प्रॉपर्टी की हो सकती थी. मैंने आपको पहले अपनी प्रीवियस वीडियोस में एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना बता दिया है. इट्स रिगार्डिंग टू द एनुअल रेंट. एक्सपेक्टेड एनुअल रेंट जो उस प्रॉपर्टी से मिलेगा वही उसकी एनुअल वैल्यू होती है. तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने क्या करा कि एक एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कर ली बोनाफाइड, जो उसको लगा कि हाँ इतनी होगी. उसके बाद उन्होंने वो इनकम टैक्स ऑफिसर ने एक नोशनल वैल्यू होती है, मतलब अप्रोक्सीमेटली वो प्रॉपर्टी कितनी वैल्यू पे एनुअली रेंट पे जा सकती है, तो उसको हम उसकी बोनाफाइड एनुअल वैल्यू उसने कैलकुलेट करी एंड उसने उसका असेसमेंट करके दे सेंट इट टू द assessee. That is the at that time the son of that Biman Bihari Shaw was the owner of that property. they उन्होंने इसका ऑब्जेक्शन किया. assessee ने बोला कि क्योंकि इसको तो हमने कभी इसको वी हैव नॉट लेट आउट, इसको हमने कभी किराए पे भी नहीं चढ़ाया एंड नो इनकम अकर्ड फ्रॉम देयर, और इससे हमें कोई इनकम भी नहीं मिलती है, तो आपने इसको असेसमेंट क्यों कर दिया. क्योंकि विल में तो हमने बोला था कि एक मंदिर की प्रॉपर्टी है, और मंदिर की प्रॉपर्टी से ना तो हमें कोई इनकम हो रही है, ना हमने इसको किराए पे चढ़ाया है, तो आप इसका असेसमेंट कैसे कर सकते हो इन एक्सपेक्टेड वैल्यू पे सोच के. मतलब उन्होंने एक्सपेक्टेड किया कि इतने अगर ये प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ाई जाती तो कितने पे चढ़ाई जाती, उसका अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करके एनुअली उसके ऊपर उन्होंने टैक्स लगा के एसएससी को भेज दिया. तो अब जो है डिसीजन जो है वो क्या होता है, द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम द ओनर इवन इफ. तो कोर्ट के पास जाता है, कोर्ट में जाता है ये केस, तो उसमें असेसमेंट के रिगार्डिंग जो है एसएससी बोलता है कि एसएससी अपनी कंटेंशन कहता है कि भाई हमने तो ना इसको लेट आउट किया है और ना हमने इससे कोई इनकम गेन की है, तो व्हाई शुड वी पे इनकम टैक्स ऑन दैट. तो कोर्ट क्या डिसीजन देता है, ऑन द अदर साइड वो एक्सपेक्टेड वैल्यू के ऊपर असेसमेंट करके इनकम टैक्स ऑफिसर ने उसको सेंड कर दिया एसएससी को. द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, अब कोर्ट बोल रहा है, the annual value of the property will be included in the total income of the owner even if received no income or even there is no possibility of receiving income from that property. तो वो ये कह रहे हैं कि एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी तो इंक्लूड की जाएगी टोटल इनकम में ओनर के, जब असेसमेंट हो रहा है ओनर का, तो इस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू को इंक्लूड किया जाएगा
ऑल्दो ये किराए पे भी नहीं चढ़ाया गया है, इससे कोई इनकम भी नहीं हो रही है और देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिसीविंग इनकम फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी। और हमें पता है, कोर्ट कहता है कि हाँ हमें पता है कि इससे कोई इनकम हो भी नहीं सकती है, फिर भी एनुअल वैल्यू को इस प्रॉपर्टी की एसएससी की यानी कि ओनर की इनकम में, टोटल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। तो ओनर चाहता था कि इसको इंक्लूड ना किया जाए, तो कोर्ट कहता है सेक्शन 23(1) में of Income Tax Act expressly provides that the tax should be payable by the assessee in respect of the bona fide annual value, irrespective of the question whether he received that or not। तो वो ये कह रहा है कि सेक्शन 23 ऑफ इनकम टैक्स में दिया गया है, एक्ट में बताया गया है कि एसएससी को एनुअल बोनाफाइड एनुअल वैल्यू पे करनी पड़ेगी, पेबल बाय द एसएससी, शुड बी पेबल, टैक्स उस पे वैल्यू पे देना ही पड़ेगा कि वेदर वो एनुअल वैल्यू उसको रिसीव करे या ना करे, यानी कि उससे इनकम हो या ना हो तो भी एसएससी को उस पे एनुअल वैल्यू जो अप्रोक्सीमेटली उन्होंने अपने थिंकिंग से कैलकुलेट कर ली है, अराउंड जो हमने देखा था मेथड एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करने का, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कैलकुलेट कर ली है। ऑल्दो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी इनकम फ्रॉम दैट, तो तब भी उसको एसएससी को उसके ऊपर इनकम देनी होगी कि वो वेदर दे आर यूजिंग इट फॉर द टेम्पल और एनी अदर पर्पस, कि टेम्पल तो एक सोशल पर्पस है, उससे तो कोई इनकम नहीं होती है, तो भी उसको उस पे प्रॉपर्टी पे असेसमेंट में ड्यूरिंग हिज असेसमेंट उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू पे टैक्स देना होगा। The income tax officer is to proceed on the basis of notional income which the property might reasonably expected to yield from year to year। तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने इसीलिए इस बेसिस पे कि उसने नोशनल इनकम का कॉन्सेप्ट निकाला है। नोशनल इनकम जो हो सकती थी, दैट कुड बी, अगर ये प्रॉपर्टी किराए पे दी जाती, माइट का यूज किया गया है, द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू यील्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर। अगर हम हर साल दर साल इस प्रॉपर्टी को किराए पे डालते तो जरूर इस प्रॉपर्टी से हमें कुछ इनकम होती, कुछ किराया मिलता, तो उसी को बेस मान के उन्होंने एक नोशनल इनकम को थिंक किया कि इतनी इनकम, तो नोशनल यानी कि एक्सपेक्टेड इनकम, कि जो कि जिसको हमें मिलती अगर ये किराए पे जाती ये प्रॉपर्टी मंदिर की, मगर अभी तो ये जा नहीं रही है, तो इट्स अप टू द असेसी कि वो उसको मंदिर बनाए या कुछ भी बनाए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा तो सभी बोलेंगे कि हमने ये मंदिर बना दिया है, अब हम इसको कोई यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप इस पे अब हमसे टैक्स ना लो, तो ऐसा नहीं है। सेक्शन 23 इनकम टैक्स ऑफिसर इनकम टैक्स एक्ट के जो है ये कंफर्म करता है कि वो प्रॉपर्टी अगर ना भी दी गई हो किराए पर, तो उसके लिए एक नोशनल इनकम का कॉन्सेप्ट लगा के कि इतनी इनकम इससे होती अगर ये किराए पे दी जाती, तो उसको कहते हैं नोशनल इनकम। तो सेक्शन 23(1) यूजेस द एक्सप्रेशन दैट एनुअल वैल्यू मीन्स द सम फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लेट फ्रॉम ईयर टू ईयर। कि ये कह रहा है कि एनुअल वैल्यू का मतलब ये है कि वह पैसे, वह मनी जिसके ऊपर प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लेट, कि अगर प्रॉपर्टी को किराए पर डाला जाता तो साल दर साल अगर, तो हमें वह इनकम उससे अवश्य प्राप्त होती, जरूर प्राप्त होती। द एनुअल, उसी को हमने इसको एनुअल वैल्यू बोला है। इट इज सिग्निफिकेंट दैट द वर्ड यूज्ड इज माइट एंड नॉट कैन और इज। ये देखा जा सकता है कि एनुअल जो ये एक्सप्रेशन में माइट यूज किया गया है, देखो माइट यूज किया है ना, विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लेट फ्रॉम ईयर टू ईयर, तो यहाँ पे माइट यूज किया है, कह रहा है कि माइट यूज किया है, ना कि कैन और इज। तो आप इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये क्लॉज में ये बिल्कुल भी नहीं दिया गया है कि प्रॉपर्टी किराए पे दी गई हो, इज लगाएंगे तो दी गई हो, कैन लगाएंगे तो कैन और इज लगाएंगे तो यानी कि प्रॉपर्टी दी गई हो या दी जा सकती हो या दी नहीं गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक्सपेक्टेशन पे ही टैक्स लगा दिया जा सकता है। माइट का मतलब होगा दी जा सकती थी,
दी जा सकती है, मतलब इस संभावना है कि अगर हम इसको देंगे तो कितने पर ये एनुअल रेंट को कैलकुलेट, रेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम एनुअल वैल्यू कर कैलकुलेट कर लेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो प्रॉपर्टी दी हो या नहीं दी गई हो, या दी जा सकती हो या नहीं दी जा सकती हो। अगर वह हम कैलकुलेशन में इनकम टैक्स ऑफिसर देखता है कि इसको अगर हम देते, माइट यानी कि अगर हम देंगे इसको किराए पे तो इससे हमें एनुअली कितनी इनकम होगी, और उस इनकम को हम नोशनल इनकम कहते हैं, और नोशनल इनकम पे इनकम टैक्स लगाया जाएगा। So friends, this is the case, and we will further talk about the more topics of income taxation in the further videos. Thank you. So friends, today we are going to study about the case CIT West Bengal versus Biman Bihari Shaw. In this case, I will just read out the facts first, and then later we will go into the issue and then into the decisions.